गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग का हमने कोर्स चल रहा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था भी इरोजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कि कौन कौन से कारक हैं, किन किन के द्वारा होता है। तो मुख्य जो कारक थे जैसे वाटर और दूसरा था जो विंड, ये दो में फैक्टर थे या कारक थे जिनके कारण वाटर इरोजन होता है। अब हम आगे बात कर रहे थे तो वाटर इरोजन के टाइप या काइंड की कैसे कैसे होता है, तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। सरफेस इरोजन सेकेंड था, शीट इरोजन, सरफेस या बौछार क्षरण, शीट इरोजन या परत क्षरण, तीसरा था रील इरोजन, और फोर्थ स्टेज थी गली इरोजन। हमने गली इरोजन तक डिस्कस किया था, तो अब हम इससे आगे गली को भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे, गली इरोजन के बारे में, और उसके बाद में भी और भी जो पॉइंट है वाटर इरोजन के उनके बारे में। हम बात कर रहे थे गली इरोजन। तो गली इरोजन कौन सी अवस्था है? रील इरोजन के बाद की है। रील इरोजन में थोड़ी कम गहरी नालियाँ होती है, थोड़ी पतली होती है, वो बाद में और ज़्यादा कंटिन्यू बरसात से वो बड़ी नालियों का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं गली इरोजन। जैसे मान लो ये सारी रील्स हैं, ठीक है, ये सारी रील्स मिलके लास्ट में क्या बनाती है, फिर कंटिन्यू इधर से यहाँ से लोप है। तो ये सारी पहले रील्स का निर्माण हुआ, रील्स के बाद में ये गलियां बननी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी गहरी होती है, इनकी लंबाई और चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो गली इरोजन में माइकल एंड ओझा, माइकल एंड ओझा 1966, माइकल एंड ओझा ने 1966 में गली इरोजन की जो निर्माण की अवस्थाएं हैं उनको 4 प्रकार में विभाजित किया। अकॉर्डिंग टू माइकल एंड ओझा गली इरोजन है वो 4 स्टेज में है। तो 4 स्टेज में होता है। तो कौन कौन से हो गई? तो पहली जो अवस्था है वो है फॉर्मेटिव स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज या निर्माण अवस्था। ये गली बनने के लास्ट में जो गली अपना फाइनल रूप ले लेती है, उसके बाद में जो गली है वो स्थायी हो जाती है। तो गली के निर्माण की ये 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है फॉर्मेटिव स्टेज या निर्माण अवस्था। तो ये रील इरोजन के बाद में अगर भी कंटिन्यू बरसात हो रही है और बहुत भारी मात्रा में हो रही है, जिसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, अमाउंट भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है रेनफॉल की, तो गलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो गली बनने की पहली जो स्टेज है वो है फॉर्मेटिव स्टेज या निर्माण अवस्था। दूसरी बात करें डेवलपमेंट स्टेज या विकास अवस्था। गली निर्माण की है जो सबसे पहले फॉर्मेटिव स्टेज या निर्माण अवस्था, गलियां बननी स्टार्ट होती है, निर्माण होती है उनकी। फिर निर्माण हो गया एक बार गली का, फिर अगर कंटिन्यू है रेनफॉल है या थोड़े थोड़े दिन बाद में रेनफॉल हो तो इन गलियों में क्या है डेवलपमेंट या विकास होना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है। तीसरी स्टेज है हीलिंग स्टेज, हीलिंग
स्टेज यानी कि हिंदी में बात करें तो भ्रावावस्था। हीलिंग स्टेज यानी भ्रावावस्था। इसमें क्या होता है, पहले गली फॉर्मेटिव स्टेज में बन गई, डेवलपमेंट स्टेज में उनका और ज़्यादा विकास हो गया, और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो हीलिंग स्टेज में क्या होता है कि उसमें पेड़ पौधे, थोड़े बहुत खरपतवार या जो भी पेड़ पौधे वो उगना स्टार्ट हो जाता है, वेजिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, वेजिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हीलिंग स्टेज। और नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल स्टेज है स्टेबलाइजिंग स्टेज। स्टेबलाइजिंग स्टेज यानी कि स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। इस अवस्था पे आके जो गली है वो स्थायी हो जाती है, वो उसका निर्माण है वो फाइनल हो जाता है, जिसके अंदर पेड़ पौधे भी बड़े भी होने स्टार्ट हो गए। अब उसका कटाव रुक गया है, लेकिन गली है वो कंटिन्यू बन गई है। अब इतने वनस्पति से उसको ढक लिया गया है कि अब उसका इरोजन आगे होना तो बंद हो जाता है। लेकिन ये गलियाँ जो डेवलप स्टेबलाइजिंग स्टेज पे आके बंद हो जाती है। स्टेबलाइजिंग स्टेज की बात करें तो गली शेप क्या होती है, उनको किस प्रकार की हम गली बोल सकते हैं। तो अगर नीचे की मिट्टी पक्की है, ऊपर की मिट्टी भुरभुरी है, तो इनका साइज तो लगभग हो जाता है 15-20 मीटर की चौड़ी हो जाती है। गहराई भी लगभग 10-10 मीटर गहराई, 20-25 मीटर, इनको हम गली बोलते हैं। तो अब नीचे मिट्टी पक्की है, ऊपर मिट्टी थोड़ी भुरभुरी है, तो किस प्रकार की गलियाँ बनती है, इस प्रकार इनका शेप होता है वो यू प्रकार का होता है, जिन्हें हम यू शेप्ड गली बोलते हैं। और उसके बाद में बात करें, अगर मिट्टी पक्की है, नीचे अधोस्था है, वह कठोर है, तो वहाँ पे किस प्रकार की गलियाँ बनती है, वी शेप्ड गली बनती है, वी शेप्ड गली बनती है। इसके बाद में अगर गली बन गई, उसके अंदर भी बहुत से जानवरों को बिल कर देते हैं, उनके द्वारा भी अगर मिट्टी का अपरदन हो रहा है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं टनल शेप्ड गली। टनल को हिंदी में बोलते हैं सुरंग, टनल या सुरंग, टनल शेप्ड गली। टनल शेप्ड गली इसको बोले कि गली का निर्माण हो गया, उसके बाद में भी जो बिल है, जो मिट्टी के अंदर जानवरों द्वारा बनाए गए होल है, उनसे जो है इरोजन है वो सॉइल का हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टनल शेप्ड गली। तो चौथा टाइप का गली इरोजन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे और किसके प्रकार से जो वाटर है वो इरोजन करता है। जिसमें हम बात करें लैंडस्लाइड या इसको भूस्खलन बोलते हैं। इस प्रकार का जो वाटर इरोजन है वो होता है पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ढलान वाले पहाड़ होते हैं, और बरसात भी कंटिन्यू होती है। तो जब सोइल बरसात के कारण सेचुरेट हो जाती है, पूर्णतः संतृप्त हो जाती है, उसके बाद में भी कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो जो कुछ पहाड़ों के जो टुकड़े हैं, मान लो जैसे पहाड़ है, इनसे साइड में काट के रास्ता बना दिया, तो कभी कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो क्या है, पहाड़ों के कुछ टुकड़े हैं वो यहाँ से लुढ़क के और यहाँ पे आ जाते हैं। रास्तों को भी बंद कर देते, बरसात के सीजन में ये भी जो पर्यटक लोग होते हैं उनके बाधा भी उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ अपने इरोजन की बात करें तो हम इस प्रकार के जो मिट्टी का इरोजन है उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स या
भूस्खलन इरोजन। नेक्स्ट टाइप का जो वाटर इरोजन हुआ है स्ट्रीम बैंक, स्ट्रीम बैंक इरोजन या सरिता क्षरण। स्ट्रीम बैंक इरोजन किसको बोलेंगे? स्ट्रीम मतलब नदी या सरिता। तो अब बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी आ जाता है नदियों में, तो वो अपने साथ के किनारों को काट काट के अपने साथ में बहा के लेके जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन या सरिता त्वरित क्षरण। नेक्स्ट टाइप का वाटर इरोजन किस प्रकार से हो सकता है? तो वो है ग्लेशियर, ग्लेशियर इरोजन। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? कि जो ऐसे स्थान जहाँ पे हमेशा बर्फ बनी रहती है, क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर बर्फ पिघलती नहीं है, और बरसात की जगह भी वहाँ क्या होता है? हिमपात होता है। तो कुछ टुकड़े जो ग्लेशियर के हैं वो कभी कभी टूट के साथ में, ग्लेशियर टूटते हैं तो साथ में क्या है? पहाड़ है वहाँ, तो साथ में जो पहाड़ों के भी जो टुकड़े होते हैं उनको भी साथ में लेके नीचे की ओर लुढ़क जाते हैं। तो इस प्रकार के हम इरोजन को ग्लेशियर इरोजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का इरोजन है मैरीन और बीच इरोजन। इस प्रकार का जो वाटर इरोजन है वो होता है समुद्र के किनारे। मैरीन समुद्र से संबंधित किया, तो मैरीन और बीच इरोजन, जो समुद्र का किनारा है उसको बीच बोलते हैं। तो कभी कभी तेज हवाएं ज़्यादा चलती है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, तो वो जो समुद्र के किनारे है वहाँ की मिट्टी को काट काट के अपने अंदर समा लेते हैं, या मिट्टी को साइड जो उसके किनारों में मिट्टी है उसको काटते हैं वहाँ। इस प्रकार के इसको इरोजन हम मैरीन और बीच इरोजन के नाम से बुला सकते हैं। तो ये सारे हो गए वाटर इरोजन के जितने की टाइप है, लगभग 8 प्रकार से हो गया वाटर इरोजन। तो ये सारे काइंड ऑफ वाटर इरोजन। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन, कि वाटर इरोजन या जलक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर इरोजन, कौन कौन से कारक हैं जो कि वाटर इरोजन को प्रभावित कर सकते हैं? तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं इसको हम एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। वाटर इरोजन इक्वेशन या कि समीकरण, इसको हम डिनोट करते हैं ई बराबर ई मतलब इरोजन या वाटर इरोजन। इसको कौन कौन से कारक हैं, तो कौन कौन से इसको प्रभावित करने वाले? सी टी वी एस और एस। हम इस इक्वेशन से कितनी मात्रा में वाटर इरोजन हुआ है या इस इक्वेशन या इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। ई से मतलब हो गया इरोजन, यहाँ एफ डिनोट करता है फैक्टर, फैक्टर या कारक। कौन सा फैक्टर? वही जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं वाटर इरोजन को। तो यहाँ सी से क्या मतलब है? सी का मतलब है क्लाइमेट। इरोजन डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट के अंदर आता है रेनफॉल आ गया, विंड वेलोसिटी आ गई, टेम्परेचर आ गई, सारे के सारे क्या है? टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद में
टी डिनोट करता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति। वहाँ की स्थलाकृति क्या है? स्थलाकृति से संबंधित क्या है कि वहाँ की जो एरिया है, वहाँ की जो मतलब जमीन है, उसके अंदर टोपोग्राफी स्थलाकृति ढलान कितना है और ढलान की स्लोप कितना प्रतिशत है और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ एंड स्लोप की लंबाई कितनी है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ स्लोप एंड लेंथ ऑफ स्लोप। ये दो चीजें जो टोपोग्राफी में हम बात कर सकते हैं। थर्ड है वी मीन्स वेजिटेशन। तो वेजिटेशन जितनी ज़्यादा होगी जहाँ जिस एरिया में, वहाँ पे उतना ही वाटर इरोजन है वो कम होगा। वेजिटेशन या वनस्पति। नेक्स्ट डिनोट करता है वहाँ की सोइल। वहाँ की सोइल किस प्रकार की है, पक्की है, कमजोर है, मतलब बलुई है, चिकनी है। जितनी भी हार्ड होगी वहाँ की सोइल उतना ही इरोजन कम होगा, जितनी ही हार्ड कम होगी उतना ही इरोजन ज़्यादा होगा। और लास्ट में मीन्स ह्यूमन या मनुष्य के द्वारा की गई वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं। मनुष्य के द्वारा की गई जो भी गतिविधियाँ हैं उनको हम एच से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है? ह्यूमन एक्टिविटी में इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। तो ह्यूमन एक्टिविटी में कौन सी हो सकती है? जैसे जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, यह एक ह्यूमन एक्टिविटी है। चारागाहों को धीरे धीरे कम करना, या जिस एरिया में वनस्पति को पशुओं को चरा चरा के जरूरत से ज़्यादा खत्म कर देना, ओवर ग्रेजिंग जिसको हम बोलते हैं ना, ओवर ग्रेजिंग। इसके अलावा हो गया डिफॉरेस्टेशन। कि वनों को धीरे धीरे जो कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन करके जो आदिवासी लोग हैं वो जूमिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जूमिंग कल्टीवेशन क्या होती है। तो जूमिंग कल्टीवेशन करने के लिए, जूमिंग खेती करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण तो वहाँ की वनस्पति खत्म हो जाती है और जो वाटर इरोजन है चाहे वाटर से विंड हो, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो वाटर इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सी से क्लाइमेट, टी से टोपोग्राफी, बी से वहाँ पर वेजिटेशन कितनी है, वनस्पति कितनी है, एच से सोइल वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, और एच से ह्यूमन एक्टिविटी या मनुष्य के द्वारा जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी इरोजन को बढ़ावा देने वाली है या कम करने वाली है। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।